हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं 2025 की एक कोरियन मूवी रेवलेशंस एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट करे, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें शेन नाम की एक स्कूल में पढ़ती हुई लड़की को दिखाते हैं। एक दिन जब वो चर्च जा रही होती है, उसे एहसास हुआ कि एक मध्यम उम्र का आदमी यांगरे उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे शेन तेजी से चर्च के अंदर चली गई। इसी दौरान यूनी नाम की एक डिटेक्टिव भी यांगरे का पीछा कर रही होती है। यूनी ने देखा कि यांगरे भी चर्च में घुस रहा है। यहाँ शेन, जो पहले से ही घबराई हुई है, देखती है कि जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो चर्च में भी आ चुका है। ये देखकर वो बहुत डर गई। प्रार्थना खत्म होते ही उसने अपने दोस्त को बताया कि उसका कोई पीछा कर रहा है और फिर दोनों जल्दी जल्दी घर लौटने लगते हैं। यांगरे उन्हें फिर से फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चर्च के फादर मिस्टर मेनचैन उसे रोककर चर्च ऑफिस बुलाते हैं। मिनचैन ने मुस्कुराते हुए यांगरे को चर्च की ओर से एक जैकेट भेंट की और उसे नियमित रूप से चर्च आने को कहा। वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालते हैं और यांगरे से उसमें अपनी डिटेल्स भरने को कहते हैं। यांगरे थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है कि ये सब क्यों किया जा रहा है। मिनचैन उसे समझाते हैं कि ये प्रक्रिया नए सदस्यों के लिए है। इसके बाद उन्होंने यांगरे की एक फोटो अपने मोबाइल से खींची, जिससे वो थोड़ा असहज महसूस करता है। इसलिए फोटो की प्रिंट आउट निकालने के बाद मिनचैन ने उसे दिखाकर फोटो फोन से डिलीट कर दी। तभी मिनचैन को उनके प्राइवेट डिटेक्टिव का फोन आता है। फोन पर उसे पता चला कि उसका शक सही था। पत्नी का पर्सनल ट्रेनर के साथ अफेयर चल रहा है। डिटेक्टिव उसे सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भेजता है। ये सुनकर मिनचैन अंदर से टूट गया, लेकिन फिर भी वो चर्च के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वापस यांगरे के पास लौटा। तभी यांगरे ने कहा कि उसे एक बहुत जरूरी काम से तुरंत जाना होगा। जब मिनचैन यांगरे को जूता पहनाता है, तो उसने देखा कि उसके पैरों में एक ट्रैकर लगा है। इसका मतलब साफ है कि यांगरे हाल ही में जेल से रिहा हुआ एक अपराधी है और अगर उसने दोबारा कोई क्राइम किया तो पुलिस उसे आसानी से पकड़ सकती है। ये देख मिनचैन ने उससे कहा, तुम चर्च में हमेशा आ सकते हो। चर्च अपराधियों के लिए भी खुला है। यांगरे के जाने के बाद मिनचैन ने देखा कि उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरी तरीके से नहीं भरा है। यहाँ बाहर निकलते ही यांगरे यूनी को देख पाता है। दोनों की नजरें मिली। इसी बीच मिनचैन अपनी पत्नी योंजू को छोड़ने आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता कि उसे उसके अफेयर के बारे में पता है। योंजू ने बताया कि वो देर से लौटेगी, इसलिए आज उनकी बेटी को स्कूल से ले आए। रास्ते में उसकी नजर एक बड़े से नए बने चर्च पर पड़ी, जो कुछ दिनों में ही खुलने वाला है, और इस चर्च के मालिक मिनचैन के गुरु फादर जोंग हैं। योंजू ने कहा, शायद तुम्हें इस चर्च का फादर बनाया जाए। असल में जहाँ मिनचैन इस वक्त फादर है, वो चर्च बहुत ही छोटा और पुराना है, इसलिए योंजू चाहती है कि मिनचैन अपने गुरु से जाकर मिले। लेकिन मिनचैन चुप रहता है, क्योंकि वो इस चर्च के बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरी तरफ रात को यूनी अपने बाबा के साथ डिनर कर रही है। उसके बाबा बोले, यांगरे जेल से छूट चुका है। यूनी किसी वजह से बहुत डिप्रेशन में है। उसके बाबा उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए समझा रहे हैं और कहते हैं, कौन जानता है तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब हमें थोड़ी ही देर में समझ आ जाएगा। अब मेनचैन अपने गुरु जोंग से मिलने आया और बताया कि उसने चर्च में एक नए सदस्य का रजिस्ट्रेशन किया है। तब उसके गुरु ने कहा, इसमें इतना प्रभावित होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा असली काम भगवान का संदेश फैलाना है। तुम्हें सभी के बीच अच्छे उपदेश फैलाने हैं। इसलिए इस नए रजिस्ट्रेशन की चिंता मत करो, सिर्फ भगवान का संदेश पहुंचाने का काम करो। मिनचैन ने पूछा कि आपने मुझे नए चर्च के बारे में क्यों नहीं बताया। गुरु जोंग ने कहा, मेरे दिमाग में नहीं था। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है इस चर्च के लिए किसे फादर बनाना चाहिए? तुम इस इलाके में लंबे समय से हो, इसलिए बेहतर बता सकते हो। मिनचैन ने सोचा था कि शायद वो उसे बड़े चर्च का फादर बनाएंगे, इसलिए वो थोड़ा निराश होकर चला गया। तभी जाते समय रास्ते में उसे फादर जोंग का बेटा मिलता है। जोंग के बेटे ने कहा, हर कोई चाहता है कि मैं उस चर्च का फादर बनूं। मिनचैन ने कहा, फादर मेरी भी राय मांग रहे थे। तब फादर का बेटा ये सुनकर कहता है, मुझे लगता है तुम इस काम के लिए ज्यादा उपयुक्त हो।
मैं पिता से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। अब रात में मिनचैन अपने चर्च आकर भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए कहने लगा, अगर आप मुझे इस नई जिम्मेदारी के योग्य समझते हैं, तो मैं इसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। साथ ही अपनी पत्नी के संबंध के बारे में भी बताते हुए कहा, मुझे कोई संकेत दें कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी उसकी पत्नी का कॉल आया। मैंने तुमसे कहा था ना कि बेटी को स्कूल से लेकर आना। लेकिन मिनचैन अपने काम में व्यस्त होने के कारण ये बात भूल गया और अब जाकर स्कूल वालों ने बताया कि कोई आदमी उनकी बेटी को लेकर चला गया है, यानी उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है। मिनचैन को तुरंत शक हुआ, क्या यांगरे ने उनकी बेटी को किडनैप किया है? वो तुरंत यांगरे की सारी डिटेल्स निकालता है और अपनी बेटी की खोज में निकल पड़ा। उधर दूसरी ओर यूनी नींद में अपने में खोई हुई है। कुछ साल पहले यांगरे ने उसकी छोटी बहन को किडनैप किया था और उसकी बहन के जरिए ही यूनी को फोन किया था। लेकिन उस वक्त यूनी समझ नहीं पाई कि उसकी बहन किडनैप हुई है। नींद से जागते ही यूनी की आंखें भर आईं। वो अपनी बहन की आत्मा को देखती है, जो उसे कहती है, मैंने उस दिन तुम्हें फोन किया था, तुम्हें समझ जाना चाहिए था कुछ गलत है। मैं हर बार दरवाजे की तरफ देखती रही, सोचती रही तुम मेरी मदद करने आओगी, लेकिन हर बार वही घटिया आदमी उस दरवाजे से अंदर आता और बार बार मुझे प्रताड़ित करता। इन शब्दों को याद कर यूनी और परेशान हो जाती। वो अपने कमरे में अपनी बहन को महसूस करती है, मानो उसकी बहन की आत्मा आज भी उसे ही दोषी मानती है, उस अन्याय के लिए जो उसके साथ हुआ था। और इसी अपराध बोध के तले यूनी इतने दिनों से डिप्रेशन में है। इसी दौरान मेनचैन यांगरे के इलाके में पहुंचता है और देखता है कि यांगरे अपनी कार में एक बेलचा रख रहा है। मेनचैन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत 911 पर कॉल करके बताया, मेरी बेटी किडनैप हुई है और रेपिस्ट यांगरे अभी मेरे सामने है, जो कुछ छुपा रहा है। मुझे डर है कि कहीं उसने मेरी बेटी को किडनैप ना किया हो। लेकिन पुलिस से बात करते करते उसका फोन बंद हो जाता है। फिर मिनचैन ने देखा कि यांगरे अपनी कार लेकर निकल चुका है। बिना वक्त गवाए वो भी उसका पीछा करने लगा। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचे, यांगरे को आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अपनी कार रोककर वो जंगल के बीच छिप गया। मिनचैन आसपास नजरें दौड़ाता है, लेकिन यांगरे और उसकी कार का कोई सुराग नहीं है। वो कार रोककर चारों तरफ देखने लगा और कुछ देर बाद यांगरे अचानक सामने आया। यांगरे ने जब मिनचैन को कार के अंदर देखा, तो उसे गुड नाइट कहकर वहां से चला गया। तब कार से उतरकर कुछ कहे बिना ही मेनचैन यांगरे की कार की जांच करने लगा। शायद उसकी बेटी कार में छुपी हो, लेकिन कार खाली निकली। अब वो यांगरे के पैरों में लगे ट्रैकर को भी चेक करता है, लेकिन वो भी गायब है। मेनचैन ने सोचा कि यांगरे ने कोई अपराध किया है और अब वह शहर छोड़कर भागना चाहता है। इसलिए वो दौड़कर पुलिस को कॉल करने गया, लेकिन तभी यांगरे ने पीछे से उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच खूब लड़ाई होने लगी और एक वक्त पर यांगरे का संतुलन बिगड़ा। वो गिरकर पत्थर से टकराया और उसके सर से खून बहने लगा। तभी योंजू का कॉल आया। उनकी बेटी मिल गई है। वह दरअसल अपने दोस्त के घर पर थी। दोस्त के परिवार ने स्कूल की टीचर को बताया था, लेकिन शायद टीचर भूल गई। मिनचैन हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे लग रहा था कि उसने एक निर्दोष को मार डाला। वो प्रार्थना करने लगा, भगवान से कहने लगा उसे क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में यह डर भी घूम रहा था कि अगर यह खबर बाहर आई, तो बड़े चर्च का फादर बनने का सपना भी उसका अधूरा रह जाएगा। तभी बिजली चमकी और रोशनी में पहाड़ों के पास भगवान की एक झलक उसे महसूस हुई। मिनचैन के मन में आता है, शायद यही भगवान की इच्छा थी कि एक पापी इस दुनिया से चला जाए। अब मिनचैन ने यांगरे के शरीर से चर्च की जैकेट उतारकर उसे पहाड़ के नीचे खाई में फेंक दिया। इधर यूनी अपने नए ऑफिस पहुंची। उसे एक नया केस मिला है और वह अपनी टीम के साथ उस पर डिस्कशन करने आई है। तभी उसे पता चला कि नाइस चर्च के फादर यानी मेनचैन ने पुलिस को कल रात रिपोर्ट किया था कि उसकी बेटी के गायब होने के पीछे यांगरे का हाथ हो सकता है। पर अब सामने आया कि यांगरे अपने पैरों का ट्रैकर खोलकर गायब हो गया है। इसी बीच एक और मिसिंग केस दर्ज हुआ। एक स्कूल की लड़की शेन मिसिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक शन गायब होने से पहले उसी चर्च में गई थी और फिर घर वापस नहीं लौटी। यूनी शेन की तस्वीर देख पहचान जाती है, क्योंकि उसने देखा था यांगरे को शेन का पीछा करते हुए। यूनी को ऐसा लग रहा था
जैसे उसकी बहन के साथ के वे हादसे की परछाई फिर से उसके सामने आ रही है। अब इन्वेस्टिगेशन टीम यांगरे के घर पहुंचती है, जहां दीवारों पर यांगरे की बनाई कई अजीब चित्र लगे हैं। एक बड़े राक्षस की आंख के अंदर 3 इंसान बने हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम अनुमान लगाती है, शायद यांगरे को मानसिक परेशानी है। अब पुलिस मेनचैन से पूछताछ करने पहुंची। मेनचैन बोला, मुझे यांगरे पर शक हुआ था, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन अब पता चला कि मेरी बेटी घर लौट आई है, तो यांगरे का पीछा करना बंद कर मैं घर वापस आ गया। फिर पुलिस ने उसे शैन के बारे में बताया, जो कल चर्च से निकलने के बाद गायब हुई है। ये सुनकर मेनचैन चौंक उठा। यूनी पूरे चर्च का निरीक्षण कर रही थी। वहां उसे कीचड़ से सना एक जैकेट दिखाई दिया, जिस पर यांगरे की तस्वीर लगी है, और जाते वक्त यूनी को शेल्फ पर मेनचैन के कीचड़ से सने जूते भी दिखे, जिससे कि उसे थोड़ा शक होने लगा। मेनचैन अंदर ही अंदर खुद को दोषी मान रहा है। उसने फादर जोंग को मैसेज कर कहा कि वह उनसे कुछ कन्फेशन करना चाहता है। तभी फादर जोंग ने भी जवाब में लिखा, उन्हें भी मेनचैन से जरूरी बात करनी है, और उसे मिलने बुलाया। अब मेनचैन फादर जोंग से मिलने गया। वहां पहुंचते ही फादर जोंग रोते हुए कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा करेगा। दरअसल उनके बेटे का चर्च की एक लड़की के साथ अफेयर है, और लड़की ने उनके रिश्ते की सारी जानकारी ऑनलाइन डाल दी। एक ऐसा लड़का इतने बड़े चर्च का फादर कैसे बन सकता है? और अब फादर जोंग अपने बेटे को चर्च का फादर बनाने के विचार को रद्द कर उसे विदेश भेज देंगे। फिर उन्होंने मेनचैन से कहा, शायद यही भगवान की इच्छा है कि तुम नए चर्च के फादर बनो। हमें उनकी इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। मेनचैन ने दीवार पर भगवान की तस्वीर देखी और अपने गुनाह फादर जोंग को नहीं बता पाया। मेनचैन सोचता है कि यही तो भगवान की इच्छा है। यांगरे की हत्या उसके हाथों हुई, लेकिन वो केवल भगवान का काम था। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन टीम यांगरे के साइकेट्रिस्ट के पास आई, उसकी बनाई गई तस्वीरों का मतलब समझने। साइकेट्रिस्ट चौंक कर पूछता है, ये आंखों वाला चित्र उसने कब बनाया? हाल ही में, टीम ने बताया। साइकेट्रिस्ट ने चिंतित होकर कहा, वो तो ठीक हो रहा था, लेकिन इस चित्र में कोई ऐसा संकेत दिख नहीं पा रहा। उसने एक और क्राइम कैसे किया? उस वक्त यूनी वहां पहुंची। साइकियाट्रिस्ट को देखते ही उसे अपने अतीत की बातें याद आने लगी। जब उसकी बहन के मामले में यांगरे को कोर्ट लाया गया, तब इसी साइकियाट्रिस्ट ने गवाही दी थी कि यांगरे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसने कोर्ट में बताया था कि यांगरे ने बचपन में अपने सौतेले बाप से लगातार शारीरिक और मानसिक अत्याचार झेला है। उसका पिता उसे मारता, उस पर गर्म पानी डालता, यहाँ तक कि उसका यौन उत्पीड़न भी करता। यांगरे के शरीर पर आज भी 100 से ज्यादा चोटों के निशान थे, और यूनी की बहन ये सब सुन खुद को उस जगह कल्पना करने लगी, क्योंकि ठीक ऐसे ही यांगरे ने उसे भी दिन पर दिन टॉर्चर किया। अदालत में यूनी चिल्लाकर सबके सामने कहती है, आप उसे सजा ना देकर उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? लेकिन अदालत यांगरे की मानसिक स्थिति को देख उसे जेल नहीं भेजती, बल्कि उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। इसी वजह से यूनी साइकेट्रिस्ट से जानना चाहती है कि 5 साल पहले उसने यांगरे का पक्ष क्यों लिया था। साइकेट्रिस्ट जवाब में कहता है, मैं तब मानसिक रूप से बीमार लोगों का अध्ययन कर रहा था। तब उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए मैंने उसके पक्ष में बात की थी। अब यूनी बोली, तो बताइए, शेन कहाँ है? ये जो भी हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपकी वजह से 5 साल बाद वही सब दोहराया जा रहा है। आपके बयान के बाद सोशल मीडिया पर सब लोग यांगरे के पक्ष में बोलने लगे, सब उस पर दया दिखाने लगे। मेरी बहन ये सब सहन नहीं कर सकी कि जिसने उसे रोज टॉर्चर किया, उसके लिए दुनिया इतनी सहानुभूति दिखा रही है। मेरी बहन इसे सहन ना कर सकी और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुई। मेरी बहन उस दिन यांगरे की भयानक यातना से भाग निकली थी, लेकिन आपने उसे मार डाला। अब यहाँ मेनचैन से शेन की माँ मिलकर जानना चाहती है कि उसकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर वो उसे सांत्वना देते हुए बोला, हम शेन को ढूंढ निकालेंगे। शेन को कुछ नहीं होगा। भगवान उसके साथ है और वो शेन के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। उधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि यांगरे ने अपने घर के आसपास के सभी कैमरे नष्ट कर दिए हैं। तभी पुलिस को उसकी गाड़ी का सुराग मिला, और मेनचैन को भी शेन की मां को घर छोड़ते वक्त मालूम चला कि पुलिस को यांगरे की गाड़ी मिल गई है। इसलिए वो शेन की मां को साथ लेकर वहां पहुंचा।
मिनचैन जानना चाहता है कि क्या कोई बॉडी मिली। यूनी ये सुनकर चौंक जाती है कि मिनचैन अचानक बॉडी की बात क्यों कर रहा है। पर मिनचैन समझ जाता है कि पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और वो थोड़ी राहत की सांस लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिनचैन अपनी पत्नी योंजू को गाड़ी से कहीं ले जा रहा है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हारे पास मुझे कुछ बताने को है? योंजू समझ नहीं पाती कि मिनचैन किस बारे में बात कर रहा है। मिनचैन ने कहा, मैं नए चर्च का फादर बनने जा रहा हूँ। फादर जॉन्ग के बेटे ने पाप किया है, वो इस योग्य नहीं है, इसलिए फादर उसे विदेश भेज रहे हैं और मुझे यहाँ का फादर बनाना चाहते हैं। हम सबको भगवान के सामने निर्दोष होना होगा। भगवान सब जानते हैं। तुम उनसे कुछ नहीं छुपा सकती। तुम्हें खुद मुंह खोलकर सब कबूल करना होगा। मुझे पता है जो तुमने किया है वह मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। योंजू ये सुनते ही समझ गई कि मिनचैन किस बारे में बात कर रहा है और रोते हुए उसने कबूल किया, मैंने पाप किया है, मैं किसी और के साथ रिश्ते में थी। मिनचैन चाहता है कि वो जोर से कहे, मानो उसकी बात भगवान तक पहुंचे। फिर वो दोनों सड़क पर खराब पड़ी एम्बुलेंस देखते हैं। मिनचैन ने पूछा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? एम्बुलेंस वाले ने जवाब दिया, उनकी मदद को एक ट्रक आ रहा है। इसके बाद मिनचैन योंजू को लेकर दूसरे एक चर्च आया, जहां वो कभी कभी सामाजिक सेवा करती है। मिनचैन यहाँ पहले कभी नहीं आया था, लेकिन आज वो उसे यहाँ छोड़ने आया था। तभी वहां एक नर्स ने बताया कि वो एम्बुलेंस का इंतजार कर रही है, क्योंकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को यहाँ लाया गया है। मिनचैन को शक हुआ, कहीं वो यांग्रे तो नहीं। खुद जांच करके जब वो कमरे में पहुंचा तो देखा यांग्रे वहीं है। वो धीरे धीरे उसके पास गया। यांग्रे बार बार बड़बड़ा रहा था, मिनचैन ने मुझे मारने की कोशिश की है। ये सुनकर मिनचैन उलझन में पड़ गया कि अब वो क्या करे। तभी उसे आसमान में भगवान की तस्वीर दिखाई दी और मानो उसी संकेत पर वो यांग्रे को व्हील चेयर में बिठाकर वहां से किडनैप कर लेता है। इसके बाद एम्बुलेंस वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक यांग्रे वहां नहीं था। पुलिस को भी जानकारी मिली तो उन्हें संदेह हुआ कि वो घायल व्यक्ति असल में यांग्रे ही था। उधर यूनी ने वहां कुछ महिलाओं को प्रार्थना करते हुए देखा तो डॉक्टर से पूछा, ये महिलाएं कौन हैं? असल में ये सभी चर्च के फादर की पत्नियां हैं, जो यहाँ स्वयंसेवक के रूप में काम करती हैं। यूनी तुरंत उन सभी चर्चों की लिस्ट मांगती है। इधर मिनचैन यांग्रे को एक कमरे में बांधकर कहता है, तू बचा कैसे? क्यों भगवान हर बार तुझे मेरे पीछे भेजते हैं? ये निश्चित है कि भगवान की इच्छा है, उसने मुझे चुना है तेरे जैसे शैतान को इस दुनिया से मिटाने के लिए। ये इमारत 3 साल से खाली पड़ी है। किसे पता था कि इसका असली मकसद ही तुझे खत्म करना होगा। ये सच में चमत्कार है। यांग्रे कहता है, तू पागल हो गया है, तू मुझे मारना चाहता है और अब उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर तूने मुझे मार डाला तो शैन को कभी नहीं ढूंढ पाएगा, वो अभी भी जिंदा है। पुलिस को कॉल कर, मैं सब कबूल करूंगा। मिनचैन गुस्से में यांग्रे को पीटता है। यांग्रे अचानक गाना गाने लगा, हंसने लगा। वो मिनचैन के सामने मनोवैज्ञानिक खेल खेलता है। मिनचैन भी सहन ना कर खुद को मारने लगा। शेन कहाँ है? जिस पर यांग्रे पुलिस को कॉल करने को कहता है, लेकिन अगर मिनचैन पुलिस को कॉल करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। शेन को बचाने की इच्छा होने के बावजूद भी वो पुलिस को कॉल नहीं कर पाता। वो यांग्रे को उसी कमरे में बंधा छोड़कर वहां से निकल गया। उधर यूनी ने लिस्ट में देखा कि मिनचैन के चर्च का भी नाम होता है और उसकी पत्नी भी वहां जाती रही है। इस केस के साथ मिनचैन को बार बार जुड़ता देख उसका शक मिनचैन पर गहराता जा रहा था। उसे याद आया कि जहां यांग्रे की गाड़ी मिली थी वहां कीचड़ था और ठीक वही कीचड़ मिनचैन के जूतों पर भी लगा हुआ था। अब मिनचैन अपने चर्च में शैन के लिए एक स्पेशल सेशन रखता है, जिसमें चर्च के सभी सदस्य प्रार्थना करने के लिए जमा होते हैं। मिनचैन बाइबल में पढ़ता है, किडनैपिंग की सजा मृत्यु है। वो मान चुका है कि शैन अब जिंदा नहीं है और सबको ये यकीन दिलाने के लिए उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने को कहता है। शैन की माँ ये मानने को तैयार नहीं थी कि सभी उसकी बेटी की शोक प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि अभी तक उसकी बेटी का पता तक नहीं चला है। इधर यूनी को मिनचैन की गाड़ी का टायर चेक करने पर शहतूत यानी मलबरी के पेड़ का एक टुकड़ा मिलता है। यूनी तुरंत गूगल कर उस पेड़ की लोकेशन ढूंढकर एक सुनसान जगह पर पहुंचती है। उसे वहीं काला शहतूत का पेड़ दिखा।
वो समझ गई कि मेंचैन यहाँ था। उसी खाली इमारत के अंदर उसे यांगरे बंधा हुआ मिला। यूनी पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि तभी उसे अपनी मरी बहन की आत्मा दिखाई देती है। उसकी बहन कहती है, उसे मार दो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, वो एक शैतान है। तभी यांगरे बोला, अगर तुम मुझे मार दोगी तो शैन को कभी नहीं ढूंढ पाओगी, वो अभी जिंदा है। यूनी उलझन में पड़ गई कि क्या करे। यांगरे फिर बोला, मुझे पहले अस्पताल ले चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि शेन कहाँ है। मगर यूनी कहती है, पहले तुम मुझे बताओ कि शेन कहाँ है, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तभी मेंचैन ने पीछे से यूनी के सर पर वार कर उसे भी बांध दिया। यूनी कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, मुझे छोड़ दें। मेंचैन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ईश्वर की इच्छा को एक आम इंसान नहीं समझ सकता। शैन मर चुकी है, हमें उसे बुलाकर अब उसके अपराधी को सजा देनी चाहिए। मैं सोच रहा था यांगरे को मारने के बाद उसके शरीर का क्या करूं, लेकिन देखो ईश्वर ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। इसके बाद उसने कहानी गढ़ी पुलिस को बताने के लिए, जो वो यूनी को सुनाता है कि तुम्हारे और यांगरे की लड़ाई में उसने तुम्हें गोली मार दी और आखिर में यहाँ से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। यूनी बोली, अगर उसे मार दोगे तो हम कभी भी शैन को नहीं ढूंढ पाएंगे। मेंचैन बोला, शैन मर चुकी है, इसलिए ईश्वर ने मुझे इस आदमी को सजा देने के लिए भेजा है। उसकी इच्छा कभी गलत नहीं होती। अगर मैंने इसे अभी नहीं मारा तो ये किसी और लड़की को प्रताड़ित करके मार डालेगा। तभी यांगरे फिर से गाना गाने लगा, जैसे वो तब का मजाक उड़ा रहा हो। मेंचान का गुस्सा और बढ़ गया। उसने यूनी पर बंदूक तानी, मगर तब तक यूनी अपने आप को छुड़ा चुकी थी। दोनों में जोरदार लड़ाई होने लगी। आखिरकार यूनी मेंचान को काबू कर उसे हथकड़ी पहना देती है। तभी वहां यांगरे छत से गिरने लगा। यूनी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन यांगरे समझ गया कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। मरने से पहले उसने यूनी से कहा, शैन को एक आंख वाला दानव खा गया। यूनी समझ नहीं पाती कि यांगरे क्या कह रहा है। वो दर्द और निराशा से रो पड़ी। अपनी बहन की तरह शैन को भी अब वो कभी नहीं बचा सकेगी। इतने में पुलिस मौके पर पहुंची और मेंचैन को गिरफ्तार कर लिया। मेंचैन यांगरे की लाश को देखकर शैतानों की तरह हंसता है। जब पुलिस ने पूछा, वो पागलपन भरी हंसी के साथ कहता है, ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि यांगरे को मार डालो। पुलिस शैन की खोज जारी रखती है। इसके बाद यूनी यांगरे के साइकेट्रिस्ट के पास आई, जवाब ढूंढने। साइकेट्रिस्ट ने मेंचैन के मानसिक स्थिति के बारे में बताया कि उसे एपोफीनिया नाम की बीमारी है, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अलग-अलग चीजों में कनेक्शन ढूंढता है और काल्पनिक चित्र देखता है, जो कि वास्तव में मौजूद नहीं होते। अब यूनी डॉक्टर से यांगरे के बारे में कुछ और भी जानने की कोशिश करती है। डॉक्टर ने तब उसे कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहा, यांगरे को बचपन में रोज प्रताड़ित किया जाता था। यांगरे ने मरने से पहले एक आंख वाले दानव का जिक्र किया। इससे वो क्या समझाना चाहता है, यूनी ने पूछा। डॉक्टर बोला, शायद वो अपने सौतेले पिता की बात कर रहा था, या वो खुद ही उस दानव को महसूस करता हो। शायद वो मानता था कि वो उस एक आंख वाले दानव के अंदर कैद है। तभी यूनी एक बार फिर से कमरे में अपनी बहन की आत्मा को देखती है और फिर से वो खुद को दोषी महसूस करने लगी। वो घबरा जाती है। डॉक्टर उसकी हालत देखकर पूछता है, तुम क्या कुछ देख पाती हो? यूनी कांपते हुए बोली, हाँ, मैं अपनी छोटी बहन को देख पाती हूँ। डॉक्टर ने शांत होकर समझाया, वो तुम्हारी बहन नहीं है, बस तुम्हारे मन का भ्रम है। यूनी बोली, मुझे पता है, शायद मेरी बहन की तरह शैन भी किसी के आने का इंतजार कर रही है, कोई जो उसे बचाए। मैं इस बार भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर बोला, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन यांगरे ठीक होने की कोशिश कर रहा था। वो काफी बेहतर हो गया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दोबारा इस अंधेरे में लौट आया? ऐसा उसने क्या देखा जिससे उसके अंदर का राक्षस फिर से जाग गया? अब यहाँ शैन को दिखाया गया। यांगरे ने उसे एक पुरानी बिल्डिंग में बांध कर रखा है और इस बिल्डिंग को एक नए कंस्ट्रक्शन के लिए गिराने का काम यूनी के बाबा कर रहे हैं। बाहर मशीनों की तेज आवाज और तोड़फोड़ का शोर, अंदर डर के मारे शैन रो रही है, लेकिन बाहर इतने शोर में उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इसी बीच यूनी के बाबा उसे कंस्ट्रक्शन साइट से एक तस्वीर भेजते हैं। उस तस्वीर में यूनी को एक आंख जैसी खिड़की दिखाई देती है। वो याद करती है कि इस इलाके की सभी पुरानी इमारतों में ऐसे ही एक आंख जैसी खिड़कियां होती हैं। फिर यांगरे के बनाए हुए चित्र में
बिल्कुल इसी तरह की खिड़कियां देखती है। उसे समझ आया कि यांगरे को ऐसी खिड़कियां देख अपनी पुरानी यादें याद आती हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने सौतेले पिता के हाथों अब्यूज्ड होकर उसी एक आंख जैसी खिड़की के पास जाकर बैठता था। उसका पूरा बचपन उन खिड़कियों के पास बीता था। उसने अपनी यादों में बस वही शारीरिक और मानसिक अत्याचार को याद रखा। यही वजह थी कि जब यांगरे ऐसी खिड़कियों को देखता है, उसके अंदर का दबा हुआ शैतान जागरूक हो जाता है। अब यूनी अपनी टीम की मदद से उस पुराने घर को ढूंढ निकालती है। बिल्डिंग टूटता देख शेन चिल्लाने लगती है। आखिर में यूनी ने किसी तरह शेन को बचा लिया। शेन रोते हुए कहने लगी, मुझे पता था कोई उस दरवाजे से आकर मुझे बचाएगा। यूनी उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी, जैसे कि वो शेन को बचाकर अपने दिल के उस सारे अपराध बोध से आजाद हो पाई। कुछ दिनों बाद यूनी जेल में मिनचैन से मिलती है। उसे बताती है कि उन्हें शेन मिल गई है। मिनचैन को पहले लगा कि शायद शेन की लाश मिली है, लेकिन फिर यूनी ने उसे बताया कि शेन जिंदा है। ये सुनकर मिनचैन चौंक कर बोला, ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी थी। यूनी ने पूछा, तुम्हें किसने कहा कि शेन मर चुकी है? मिनचैन चुप रहता है। फिर वो जेल की दीवार में ईश्वर की तस्वीर देख पाता है और फिर वो एक कपड़े से उस जगह को साफ करता रहता है, जब तक कि वो तस्वीर धीरे धीरे ईश्वर से शैतान के रूप में नहीं बदल गई। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कहानी में असली शैतान कौन है और क्यों है? इसी के साथ दोस्तों, अब मैं आपसे मिलूंगी अगली एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके अपने व्यूज इस कहानी के लिए जरूर दीजिएगा। साथ ही आप नेक्स्ट किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।